चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। आज हम एक पेपर लेते हैं एलोपेशिया का, और उसके बाद हमारा बॉडी टेम्परेचर कंप्लीट करते हैं। आज कल से हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट वे में, सबसे पहले हम बेस्ट फ्लावर रेमेडी को पूरा समझ लेते हैं, और साथ में सेंट्रल नर्वस सिस्टम 10 मिनट हम बेस्ट फ्लावर रेमेडी पढ़ेंगे, और फिर बाकी का एक डिसीज डेली पढ़ेंगे स्किन का, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम लोग इंट्रोडक्शनरी पार्ट्स कल से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि एलोपेशिया होता क्या है, और आज प्रेजेंट कंडीशन में इतने ज्यादा केसेस आपको नजर आ रहे हैं एलोपेशिया के, उसको कैसे हम लोग हैंडल करें, है ना। हाउ टू ट्रीट इट, उसको कैसे ट्रीट किया जाए। अगर आप एलोपेशिया की बात करते हैं दोस्तों, तो आप बहुत सारे केसेस को देखेंगे कि केवल फ्रंट से लगाकर बैक साइड केवल और केवल एक्सटर्नल हेड के लेवल पर हेयर होते हैं और बीच से सब गायब हो जाते हैं। कई पेशेंट ऐसे देखेंगे कि बाल हाथ में आ रहे हैं लेकिन पता नहीं लग रहा कहां से आ रहे हैं। कई पेशेंट में ऐसे देखेंगे कि स्पॉट बन रहे हैं जगह जगह से, वहां पर जो है पर्टिकुलर हेयर जा चुके हैं, चिकनाई आ चुकी है ना। क्यों होता है ऐसा, याद रखना दोस्तों, एलोपेशिया एरिटिका हेयर लॉस का एक प्रकार है ना। हेयर लॉस का एक प्रकार है। ये तब उत्पन्न होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे खिलाफ काम कर रहा होता है ना। हमारे हेयर फॉलिकल्स पर अटैक करने लगता है, जहां पर हेयर ग्रोथ कर रहे हैं वहां पर अटैक करता है। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा, हाउ इट इज पॉसिबल, ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, है ना। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारी बॉडी में लीकी गट सिंड्रोम जैसी कंडीशन हो रही है। ऑटो इम्यूनिटी तब डेवलप होती है जब आपकी इंटेस्टाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, और इस म्यूकस मेम्ब्रेन में कहीं ना कहीं इस प्रकार का डैमेज हो जाए, और डैमेज होकर यहाँ के जो ब्लड सर्कुलेशन है, यहां से ये प्रोटीन निकला, और ये प्रोटीन पर्टिकुलर इस ब्लड सर्कुलेशन में चला गया। तो आप मुझे बताइए, जो इंटेस्टाइन का प्रोटीन है वो म्यूकस मेम्ब्रेन में चला गया, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन से ब्लड में चला गया, तो क्या ब्लड को मालूम है कि वो प्रोटीन होता है ना। ब्लड में वो प्रोटीन नहीं पाया जा रहा है ना। ब्लड इसे फॉरेन पार्टिकल समझती है, और फॉरेन पार्टिकल समझने के साथ साथ न केवल इस प्रोटीन पे, और ये प्रोटीन जहां से आ रहा है उसके अगेंस्ट यहां पर दोस्तों अपना रेजिस्टेंस क्रिएट करना शुरू करती है, इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट काम करना शुरू करती है, यानी उसको दुश्मन समझकर उसको मारना शुरू करती है। एक कारण ये हो गया, ज्यादातर जेनेटिकल कारण यही होता है ना। दूसरा कारण होता है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जो मेन रोल अदा करता है आपके हेयर्स की ग्रोथ के लिए, है ना। तो ऐसी कंडीशन में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के रूप में बहुत एक्टिवली काम करता है। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो गया और एक्टिवली काम करेगा, तो एलोपेशिया का मेन कारण बन जाएगा दोस्तों, है ना। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए जो लोग बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्ट में होते हैं, जिन लोगों में बहुत ज्यादा इस प्रकार की एक्टिविटी होती है, उन लोगों में टेस्टोस्टेरोन डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है जिसके कारण एलोपेशिया होता है। इसीलिए एलोपेशिया को ट्रीट करना बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी है, बट एलोपेशिया को समझना और उसके सिम्टम को कलेक्ट करना बहुत गड़बड़ वाला काम है। आप जब उसको लेोगे देखोगे तो एलोपेशिया एरिटिका एक प्रकार का हेयर लॉस है ना। यानी यहां पर सामान्यतः फॉलिकल्स जो होंगे ये डैमेज परमानेंट नहीं होता है, याद रख लेना। यहां पर आप स्किन है, यहां पर ये हेयर फॉलिकल्स है, इस हेयर फॉलिकल्स में आपको नजर आ रहा है कि आपका हेयर यहां से निकला हुआ है ना। यहां पर आप देख रहे हो ये है आपकी सीबेसियस ग्लैंड, ये सीबेसियस ग्लैंड यहां पर अपना सिक्रेशन डाल देती है ना। याद रख लेना, यहां पर आपकी पसीने के ग्रंथियां हैं ओपन, ये स्वीट ग्लैंड जो यहां पर से आपका पसीने को सिक्रेट कर रही है, छोटे छोटे पोर्स हैं जिससे आपका पसीना बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये जो हेयर फॉलिकल्स का रूट होता है, यहां पर मेनली आपको फंक्शन देखना है। ये हेयर के जो फॉलिकल्स होते हैं, यहां पर याद रखिएगा, मैं फिर से आपको एक बार कह रहा हूं, यहां के जो फॉलिकल्स होते हैं, ये फॉलिकल्स यहां पर डैमेज परमानेंटली नहीं होते हैं। अगर आपने एक्यूट और सब एक्यूट कंडीशंस के लेवल पर काम करना शुरू किया ईएच के लेवल को, तो याद रखना
जिससे ही ये केस आपको नजर आता है, आपका पहला प्रोटोकॉल यहां पर से जो निश्चित हो जाता है दोस्तों, वो होता है आपका S1 और C1। याद रखना, S1 और C1 इस जगह की सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। D1 में पिल्स फ्रीक्वेंटली, S1 C1 D1 पिल्स बनाइए, फ्रीक्वेंटली चला दीजिए। याद रखना, नहीं हो D3 की पिल्स बनाइए, D2 की पिल्स बनाइए, D4 की पिल्स बनाइए, जो आपके पास अवेलेबल है, या लिक्विड में भी देना चाहे तो हर घंटे पे 10 ड्रॉप पॉजिटिवली ऑन टंग दे दीजिए। याद रखना पॉजिटिवली, क्योंकि एलोपेशिया एरिटिका या एलोपेशिया जो डेवलप हो रहा है नेगेटिव कंडीशन है ना। लेकिन याद रखना यहां पर बहुत सारा मल्टीपल कारण होता है, ठीक है, मल्टीपल कारण होता है, इसीलिए आप इसे न्यूट्रल के वे में ट्रीट कीजिए या नेगेटिव वे में ट्रीट कीजिए। कई बार नेगेटिव से पॉजिटिव आने में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन मेरा मानना है पॉजिटिवली ट्रीट कीजिए। ये नेगेटिव कंडीशन है, पॉजिटिवली ट्रीट कीजिए। याद रखिएगा, एलोपेशिया 3 प्रकार का होता है और उन्हीं के बिहेवियर पर आपको कहीं नेगेटिव करना पड़ेगा, कहीं पॉजिटिव करना पड़ेगा दोस्तों, है ना। पहला कारण होता है एलोपेशिया एरिटिका, दूसरा कारण होता है एलोपेशिया यूनिवर्सलाइज, और तीसरा कारण होता है एलोपेशिया टोटलिका, है ना। पूरी चांद चिकनी हो गई और चमक मार रही है ना। याद रखना, एलोपेशिया एरिटिका प्राय गोल या टेढ़े मेढ़े जो स्पॉट होते हैं, है ना। आप देखो जगह जगह इधर उधर कहीं पर भी आपको पेचेस बनना शुरू हो जाते हैं, दाढ़ी में भी पेचेस बनते हैं, है ना, फंगल इन्फेक्शन के कारण, ठीक है। सिर से बालों का गिर जाना, है ना, वो कंडीशन एलोपेशिया एरिटिका कहलाती है। किसी भी ऑर्गन की कहीं ना कहीं वीकनेस है, उस ऑर्गन की वीकनेस को कंपनसेट करने के लिए बॉडी पूरा ध्यान उधर चला दिया, यहां पर ध्यान ही नहीं रहा, आपके स्कल्प के लेवल पर जो ब्लड सर्कुलेशन होना था वो नहीं हो पाया, है ना। उस कंडीशन को एलोपेशिया एरिटिका कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इसका कारण बिल्कुल अज्ञात है, अननोन कॉजेस होते हैं, है ना। और याद रखना, ज्यादातर केसेस में कुछ प्रकार के लिए हो जाता है और 1-2 वर्षों में ऑटोमेटिकली भी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसको देखेगा दोस्तों, तो याद रखना 20 ईयर्स से ऊपर के लोगों में आजकल कॉमन समस्या के रूप में देखने को मिल रहा है ना। लेकिन आजकल किसी भी एज के चिल्ड्रन में, एडल्ट्स में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि आफ्टर 20, मैंने 8 साल के बच्चों में भी एलोपेशिया एरिटिका देखा है दोस्तों, है ना। कई पेशेंट्स देखे, कई बच्चे देखे हमने, इसीलिए कह रहा हूं वुमन और मैन आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, दोनों इक्वली अफेक्टेड होते हैं, माइंड इट, दोनों इक्वली अफेक्टेड होते हैं। इसीलिए हम इसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये मेल की डिसीज है कि फीमेल की डिसीज है ना। याद रखना दोस्तों, है ना। एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये मेन वुमेन दोनों में बनता है। इधर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बढ़ गया, इधर टेस्टोस्टेरोन कम हो गया, इधर टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया, इधर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम हो गया, इसीलिए ये दोनों में पाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, एलोपेशिया यूनिवर्सलाइज, है ना। कुछ विशेष कारण होते हैं जब इम्यूनिटी काम करती है, जैसे मैंने आपको कहा, आपकी इम्यूनिटी काम कर रही है, आपके खिलाफ काम कर रही है, तो शरीर के संपूर्ण भाग के बाल गिर सकते हैं दोस्तों, है ना। ये सेल्फ मेडिकेशन S1C1, है ना, इसके द्वारा आप ठीक कर सकते हो दोस्तों, है ना। इससे ही एलोपेशिया यूनिवर्सलाइज कहते हैं। और इसका मेन रीजन जो होता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं लीवर के द्वारा जो एंजाइम्स प्रोडक्शन होता है, उस एंजाइम्स प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं मिसमैचिंग हो जाता है, या वो हमारे बॉडी के हिसाब से नहीं हो पाता है, और उस कंडीशन में सारे प्रोटोकॉल्स आपको देखने को मिलते हैं, है ना। सारे प्रोटोकॉल्स उस कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंटली इन प्रोटोकॉल्स को आपको समझने की जरूरत है दोस्तों, ठीक है। याद रख लेना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको नजर आएगा दोस्तों, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगर आप इस प्रकार के प्रोटोकॉल्स को देख रहे हो तो आपको याद रखना है, लीवर से जब कनेक्टेड होता है, या ज्यादातर केसेस में मैं ये देता ही देता हूं दोस्तों। S5 C5 F1W D4 अल्टरनेट C3 L1 RED4, जो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक बीमारी से अफेक्टेड होता है, याद रखना मानसिक S3 RE,
शारीरिक C3G, ये मेमोरी में याद रखना। लेकिन यहां पर स्काल्प पे स्टिमुलेशन नहीं हो रहा है, स्काल्प का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, उस सर्कुलेशन को बराबर आपको देने की जरूरत है दोस्तों। तो S5C5F1W आप लीवर के लेवल से एंजाइम्स प्रिपरेशन कराइए, हार्मोन्स को स्टिमुलेट कीजिए, लेकिन C3L1RE देने से हार्मोन है ना, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, याद रखना, स्काल्प लेवल पर, जो शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर जो बैलेंस करना है वो आप यहां से बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। और जैसे बैलेंस होना शुरू होगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा, आप देखो बाल आना शुरू हो जाएंगे। टेस्टोस्टेरोन का लेवल आप यहां से स्टिमुलेट कर रहे हो, और जैसे स्टिमुलेशन होगा आप देखिए जो बाल्डनेस की कंडीशन हो रही है वो धीरे धीरे करके हेयर आ जाएंगे दोस्तों, पूरे हेयर आ जाएंगे, ठीक है। याद रखना इस बात को दोस्तों। आप जब कॉजेज देख रहे हो तो मैं क्लियर कट इंडिकेशन कह रहा हूं, एलोपेशिया एक ऑटोइम्यून डिसीज है। क्यों है मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया आपको, है ना। एलोपेशिया एक ऑटोइम्यून डिसीज, आपका बॉडी आपके खिलाफ काम करता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम हेल्दी सेल्स को गलती से, बाय मिस्टेक, फॉरेन सब्सटेंसेस समझकर उसको डिस्ट्रक्ट करने लगता है, डिजनरेट करने लगता है, तोड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि सामान्य रूप से आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारी बॉडी में बाहर से आने वाले जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, है ना, इनको डिफेंड करता है दोस्तों, है ना। ऐसे हमारे बॉडी में इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोटीन्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल प्रोटीन्स आपके इंटेस्टाइन से निकलकर ब्लड में आ गए, है ना। तो जब एलोपेशिया डेवलप होता है, हमारा इम्यून सिस्टम इन प्रोटीन्स को जानकर हमारी हेयर फॉलिकल्स पर गलती से अटैक करने लगता है दोस्तों, है ना। जो भी स्ट्रक्चर वहां पर होते हैं, जैसे हेयर फॉलिकल्स के लेवल पर हेयर ग्रोथ जो जहां से करता है दोस्तों, है ना, फॉलिकल्स पर जब ये अटैक करेगा तो फॉलिकल छोटे रह जाएंगे, है ना। हेयर का प्रोडक्शन धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाएगा, है ना। इसी के कारण हेयर लॉस होता है। एकाएक नहीं हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। और आपने पकड़ा क्या, आपने डायग्नोसिस किया क्या? अभी पेशेंट जब आग लगती, जब कुआं खोदने आपके पास आता है, अगर वो 25-40 बाल, अगर एक व्यक्ति में, एक लेडीज की बात करें, 10 हेयर्स अगर पर डे गिरते हैं, कोई बात नहीं, ये नॉर्मल प्रोसेस है। 10 हेयर गिर रहे हैं तो 10 नए भी आ रहे हैं, है ना। लेकिन अगर 20 to 30-40 हेयर्स पर डे हाथ में आ रहे हैं, दैट इज चैलेंजिंग केस, है ना। ये वो चैलेंज है जो आपको स्वीकार करना है ना, बिकॉज इसके कारण हेयर लॉस हो जाएगा दोस्तों, है ना। आजकल के जितने भी रिसर्चर्स हैं वो ये कहते हैं इसके लिए कहीं ना कहीं डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन यानी डीएसटी रिस्पॉन्सिबल है ना। अगर आप ये टेबल प्रैक्टिस में मर्ज करते हैं तो आपका एलोपेशिया रामबाण हो जाएगा दोस्तों, है ना। मां के पेट से पता चल जाता है कि ये लड़का है या लड़की है ना। याद रखना, मां के पेट से ही पता चल जाता है कि ये लड़का या लड़की है, डायग्नोस करते हैं कि नहीं रेडियोलॉजिस्ट, है ना, सोनोग्राफी के लेवल पर। वो किस लेवल पर? वो इसी डीएचटी के लेवल पर निर्भर करता है दोस्तों, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के लेवल पर निर्भर करता है ना। याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको बता रहा हूं। अर्थात लड़के के कैरेक्टर इसी पूर्ण रूप से डीएचटी के लेवल पर निर्भर करते हैं, इसी डीएचटी के लेवल पर, टेस्टोस्टेरोन के लेवल पर, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के लेवल पर बनते हैं, है ना। अर्थात याद रख लेना आप इस बात को, लड़के के पूरे कैरेक्टरिस्टिक जब इस डीएचटी के लेवल पर बन रहे हैं, C19H30O2, याद रख लेना इसका कैरेक्टर, C19H30O2, ये होता है टेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, C19H30। और इसमें मतलब कार्बन एटम 19, हाइड्रोजन एटम 30, ऑक्सीजन एटम 2। याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ना। अर्थात ये जो डीएसटी होता है, लो टेस्टोस्टेरोन से दोस्तों 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में बनता है। याद रखना, 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में बनता है, जो स्पेशली C3L1RE और S1C1 वहां पर न्यूट्रिशन प्रमोट कराते हैं, लेकिन एंजाइम प्रोडक्शन S5C5। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि यहां एंजाइम्स प्रिपेयर नहीं हो रहे, अर्थात आपको एंजाइम को स्टिमुलेट करना पड़ेगा कि भाई यहां पर 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम जो कम बन रहा था, मुझे इसको प्रमोट कराना है। और जैसे आपने प्रमोट कराया दोस्तों, टिश्यू में ये बनना शुरू करता है ना। अब टिश्यू कौन कौन से जहां बनता है, माइंड इट, प्रोटोकॉल सब आपको समझ में आ जाएगा। टेस्टोस्टेरोन सामान्यतः आपकी बॉडी के में आप लोग केवल कुछ ही लोग जानते होंगे कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड में बनता है, आपकी स्किन में बनता है ना, आपके लीवर में बनता है, आपके ब्रेन में बनता है, आपके हेयर फॉलिकल्स में बनता है,
आपके सेमिनल वेसिकल्स में बनता है दोस्तों, है ना, क्योंकि सेक्शन जो आपकी बॉडी में पैदा हुआ बच्चा मेल के रूप में डेवलप कर रहा है, लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहां से बनता है? इसी डीएसटी यानी टेस्टोस्टेरोन के कारण आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बनता है ना। तो आप इन प्रोटोकॉल्स को देखो और मुझे बताओ कोई सी चीज चूक गई है क्या आपने, है ना। आपने प्रोस्टेट ग्लैंड को नहीं शामिल किया क्या, है ना। आपने स्किन, लीवर, ब्रेन, हेयर फॉलिकल, सेमिनल वेसिकल को नहीं शामिल किया क्या? ऑलमोस्ट आपने सब शामिल किया है दोस्तों, है ना। इसीलिए याद रखना, यदि डीएसटी नॉर्मल से ज्यादा बनने लगेगा, फिर से समझा रहा हूं, यदि डीएसटी यानी जो टेस्टोस्टेरोन बन रहा है डेवलपमेंट के लिए नॉर्मल है, लेकिन अगर नॉर्मल से ज्यादा बनने लग गया तो, है ना, हेयर फॉलिंग होने लग जाएगी, इससे आपको एलोपेशिया हो जाता है। ये कारण सबसे डेंजरस है जो मैंने आपको बताया, इसीलिए ये ऑटो इम्यूनिटी के लेवल पर जाता है दोस्तों, है ना। हेयर फॉलिंग होना शुरू हुआ, नॉर्मल है हेयर फॉलिंग के प्रोसेस, पुराने जाएंगे जब भी तो नए आएंगे, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा जा रहे हैं यानी डीएसटी जरूरत से ज्यादा बन रहा है दोस्तों, है ना, इसे एलोपेशिया कहते हैं। याद रखना दोस्तों, इसी का एक साइमल्टेनियसली इसी से जुड़ा हुआ एक प्रोडक्शन है, आपको याद रखना है। आप कहते हो ना बीपीएच हो गया, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, आजकल यंग ब्रिगेड को बहुत देखने को मिल रही है। याद रखना दोस्तों, यार बाथरूम रुक रुक के आ रही है, कभी फ्रीक्वेंसी होती है, कभी मुझे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, मेरा प्रोस्टेटिक फ्लूइड बहुत जल्दी निकल जाता है ना। इसी प्रकार प्रोस्टेट से डीएसटी अगर ज्यादा बनेगा दोस्तों, तो याद रखना प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाती है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाती है। इसका एक रीजन ये भी है कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिव है, बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी करता है, और इसी वजह से बहुत ज्यादा उसमें डीएसटी बनने लगता है ना। और डीएसटी जब ज्यादा बनेगा तो प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगी, इसी को आप बोलते हो बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, माइंड इट, है ना, इसी को आप बोल रहे हो बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। और यही कारण है दोस्तों, ऐसी मेडिसिन की आवश्यकता पड़ेगी जिससे हम 5 अल्फा रिडक्टेस एंजाइम को कम कर दे, अर्थात इस फंक्शन को कम कर दे जिसमें हेयर फॉलिकल्स हो रहा है। बस ये है एलोपेशिया। अगर आपने 5 रिडक्टेस अल्फा रिडक्टेस एंजाइम को रिड्यूस कर दिया जो ज्यादा बन रहा था, अर्थात इस फंक्शन को कम कर दें जिसमें हेयर फॉलिकल हो रहा है। यद्यपि ये ज्यादातर उन लोगों में होता है दोस्तों जिनमें प्राइमरी हिस्ट्री होती है यानी हेरिडिटरी लेवल, है ना। लेकिन आज की प्रेजेंट कंडीशन में जो ऑटो इम्यून डिसीज हो रही है, ये हमारी स्वयं की एक्वायर्ड कंडीशन है। हम ही नहीं रहते, हम ही टाइम से खाना नहीं खाते, हम ही टाइम से न्यूट्रिशन नहीं लेते, हम सब उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, है ना। जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज, जैसे कि रोमेटिक अर्थराइटिस। इसीलिए कुछ साइंटिस्ट एलोपेशिया को डेवलप होने में जेनेटिक्स का कारण सबसे ज्यादा मान रहे हैं। और यही कारण मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि लीकी गट सिंड्रोम क्या होता है ना। अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो आप डाल दीजिएगा, मैं लीकी गट सिंड्रोम आपको जरूर पढ़ाऊंगा। वो लीकी गट सिंड्रोम आज की और मैं बहुत खुशी के साथ बोलता हूँ, ये एक होम्योपैथ डॉक्टर ने डायग्नोस किया है लीकी गट सिंड्रोम, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी ऑटोइम्यून डिसीज आप देखो, पहले के आनुवंशिक डिसीज क्या पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी, लेकिन अभी तो हम ही लोग एक्वायर्ड कर रहे हैं और हम ही में डिसीज, क्योंकि हमारा खान पीन अच्छा नहीं है दोस्तों। हम बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड खा रहे हैं, बहुत ज्यादा मिलावट खा रहे हैं, बहुत ज्यादा करप्ट भोजन कर रहे हैं, हम दिन में 4-8 बार खा रहे हैं, है ना। ये खाया वो खाएगा, एक पचा नहीं दूसरा खा लिया, दूसरा पचा नहीं तीसरा खा लिया। इसीलिए दोस्तों बहुत सारे कारण हैं जो यहाँ पर जेनेटिक लेवल पर हमको देखने को मिल रहा है ना। वातावरण के अंदर बहुत सारे कारण होते हैं जो एलोपेशिया को बढ़ाते हैं दोस्तों, है ना। जो व्यक्ति पहले से जेनेटिकली पीड़ित होता है तो याद रखना, अगर वो जेनेटिकली आ रहा है तो इस प्रोटोकॉल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अगर वो जेनेटिकली आ रहा तो ये प्रोटोकॉल नहीं देना, C3L1RE-D4 नहीं देना। इसकी जगह याद रखना, बिकॉज ये क्यों नहीं देना, कारण भी समझो, ये क्यों नहीं देना, ये तो एज इट इज देना है हमको, लेकिन ये क्यों नहीं देना, ये इसलिए नहीं देना दोस्तों, बिकॉज स्ट्रेस इज वन ऑफ द कॉज विच जनरेट एलोपेशिया। इस कंडीशन में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अपने आप को नेगेटिव रखना, ये बहुत बड़ा कारण होता है। तब यहां पर इसकी जगह आपको S3RE अल्टरनेट C3G का प्रयोग करना है D4 में, बिकॉज ये आपका मेंटली आपका जो आपका स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को दूर करेगा, और ये याद रखना फिजिकली शारीरिक रूप से आपका जो स्ट्रेस है उसको दूर करेगा। तब वहां पर आपको इसको उपयोग करना है और रिजल्ट 100% डंके की चोट पर लेकर आना है आपको दोस्तों, है ना। याद रख लेना मेरी बात को, अगर प्रूव करोगे तो साल भर है आपके पास,
सेकेंड लेक्चर के बाद में जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम आएगा वहां भी कुछ इश्यूज बताऊंगा आपको। जब मेल फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम आएगा तब आपको बीपीएच बताऊंगा, प्रोस्टेटाइटिस बताऊंगा, तब बहुत सारी चीजें यहां से आपको निकल कर सामने आ चुकी होगी, जब तक आप कहोगे कि यार मैंने तो ठीक कर लिया, है ना। मुख्य रूप से जो सिम्टोमेटिक आपको नजर आता है एलोपेशिया एरेटिका कब कहोगे भाई, है ना। मुख्य लक्षण क्या होता है, हेयर लॉस होना, है ना। हेयर सामान्यतः छोटे छोटे गोलाकार जो शेडोज होते हैं, जो पैचेस होते हैं, उसके रूप में गिरना शुरू हो जाते हैं, है ना। कई सेंटीमीटर के हो सकते हैं दोस्तों, है ना। ये कारण है बॉडी के अन्य पार्ट में भी हेयर का लॉस होता है। सबसे पहले हमारे याद रखना दोस्तों, जब आप कहीं पर भी देखोगे आपके बालों का टूटना कब नजर आ रहा है आपको, जब आप सो के उठते हो तो तकिए पे देखते हो बहुत सारे बाल टूटे हुए, है ना। नहाते समय देखते हो बहुत सारे बाल आपके हाथ में हो रहे हैं, या आप टॉवेल से पूछ रहे तो आपके हाथ में आ रहे हैं, है ना। इसीलिए आपको मालूम पड़ता है कि भाई ये हेयर फॉलिंग हो रहा है, यानी कुछ डिसीजेस हो रही है, उन डिसीजेस में भी हेयर फॉल होता है। आप देखो कीमो कराओ, फट से आपके पूरे बाल चले जाएंगे, है ना। आप देखते हो कैंसर में कीमो कराया, आप देखो पूरे बाल चले जाते हैं, है ना। केवल हेयर लॉस हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये एलोपेशिया एरेटिका है, ये नहीं है। थायराइड में भी देखो आप बाल झड़ रहे हैं, एनीमिया भी देखो बाल झड़ रहे हैं, है ना। ये नहीं, सेकेंडरी भी हो सकता है। प्राइमरी काज आपका जो है वो एलोपेशिया, लेकिन सेकेंडरी काज भी हो सकता है, अर्थात डिसीज कहीं और मौजूद है और आपका हेयर फॉल हो रहा है ना। कभी कभी याद रखना दोस्तों, ये कंडीशन बहुत वर्ष हो जाती है, बहुत ज्यादा में हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है ना। इसीलिए याद रखना सामान्यतः ऐसा, जब आपके पूरे हेयर लॉस हो गए, बीच का पूरा सेंटर चिकना हो गया, एलोपेशिया टोटली का कहला रहा है दोस्तों। लेकिन अगर थोड़े थोड़े हेयर लॉस हो रहे जगह जगह से आपको मालूम नहीं पड़ रहा है, वो हेयर यूनिवर्सलाइज कहलाता है, एलोपेशिया यूनिवर्सलाइज कहता है, यानी बॉडी के सभी जगहों में हेयर का लॉस होना, दाढ़ी पे भी गए, हाथ पे भी गए, लेग्स में भी गए, अगर सभी जगह जा रहा है तो मान लीजिएगा वो एलोपेशिया यूनिवर्सलाइज है। और केवल हेड रीजन पूरा टकला हो गया, चमक रहा है, एलोपेशिया टोटली का कहलाता है ना। याद रखना नेचुरल प्रोसेस है, थोड़े थोड़े बाल रोजाना झड़ना नेचुरल प्रोसेस है, पुराने नहीं जाएंगे तो नए कैसे आएंगे भाई। प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग रेशियो हो सकता है, क्योंकि आपका खान पीन सबका एक जैसा नहीं है ना। जो व्यक्ति अच्छी न्यूट्रिशनल डाइट खाता है, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करता है, अपनी हर प्रक्रिया को बैलेंस करता है दोस्तों, उस व्यक्ति को कभी भी एलोपेशिया देखने को नहीं मिलेगा आपको, है ना। याद रखना विटामिन जो खाता है, एंटीऑक्सीडेंट जो लेता है, उसको कभी देखने को नहीं मिलेगा। जो प्रोटीन्स खाता है उस व्यक्ति को कभी देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, है ना। ये नेचुरल प्रोसेस है दोस्तों। लेकिन अगर थोड़े समय तक अगर बाल झड़ते हैं तो ठीक है, लेकिन दूसरे हेयर वो करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में बाल झड़ते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति में उसका रेशियो अलग अलग होता है। कुछ डिसीज होती है जिसमें हेयर फॉल सामान्यतः आपको देखने को मिलता है ना। एनीमिया, थायराइड डिसीज, है ना, प्रोटीन डेफिशिएंसी, कीमोथेरेपी, ये एक ऐसी 4 उदाहरण है जिसमें आपको डेफिनेट मिलेगा। अगर आपको B12 की टेंडेंसी रिड्यूस हो गई, है ना, मल्टीविटामिन आप नहीं खा पा रहे हो, भाई शुद्ध शाकाहारी को कहां से मिलेगा, बहुत कम मिलता है मल्टीविटामिन। इसलिए विटामिन डी और जो कैल्शियम की कमी बहुत ज्यादा होती है, B12 की कमी बहुत ज्यादा होती है ना। इसीलिए याद रखना दोस्तों, वहां पर आपको नेसेसरी सब्सटेंसेस की जरूरत होती है जो न्यूट्रिशन से आपको लेना है ना। ऐसे पेशेंट को तब आपको कहना है प्रोटीन पाउडर लीजिए, ठीक है। याद रखना प्रोटीन पाउडर लीजिए। दूसरा, टमाटर, गाजर, चुकंदर, अनार का रस खिलाइए, है ना। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ेगी, एंजाइम का प्रोडक्शन बढ़ेगा, बिकॉज लीवर को आप बहुत अच्छे तरीके से काम करा रहे हो। लीवर बहुत तरीके से इन एंजाइम क्योंकि फाइबर डाइट है ना, इसमें न्यूट्रिशन तो है, फाइबर है, और फाइबर होने के कारण दोस्तों बहुत ज्यादा फर्मेंटेशन होता है, पूरी बॉडी की सफाई होती है। अब जब पूरी बॉडी का कचरा साफ हो गया, ब्लड प्यूरिफाई होने लगा, तो आपकी बॉडी में तो एंजाइमेटिक प्रोसेस बढ़ेगी, बिकॉज ग्रोथ चाहिए बॉडी को ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, डेफिनेटली आपकी बॉडी आपके लिए काम करेगी। नेगेटिव जो जा रही थी वो न्यूट्रल होने का काम करेगी कि नहीं यार हमको इस तरफ नहीं जाना, न्यूट्रल जाना। और जैसे न्यूट्रल जाते हो आप देखो बहुत तेजी के साथ में आपकी रीग्रोथ हो जाएगी। इसीलिए फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल पर यहाँ आपको काम करना है। पहला काम होता है डायरेक्ट इन 3 प्रोटोकॉल्स को दे दीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक एक्सटर्नल बता रहा हूं उसके साथ में दे दीजिए, आपका पेशेंट रिकवर हो जाएगा, है ना। हेयर एनालिसिस भी करा सकते हो, आजकल बहुत अच्छी चीज हो गई है दोस्तों, है ना। मेडिकल हिस्ट्री लीजिए, हेयर का सैंपल लेकर पैथोलॉजिस्ट के पास भेजिए। आजकल हमारे इंदौर में बहुत अच्छी फैसिलिटी हो गई दोस्तों, है ना। हम 3-4 जगह इसका टेस्ट कराते हैं, है ना। स्काल्प का सैंपल का टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, सीबीसी, थायराइड फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादातर तो पेशेंट करा के आता है
लेकिन हेयर सैंपल नहीं कराता। हम हेयर सैंपल का कराते हैं कि भाई इसमें क्या डेफिशिएंसी बताइए, है ना। फिर डेफिशिएंसी जब निकल कर आती है तो मेन प्रोटोकॉल तो हमको ऑलरेडी पता है कि हमें क्या करना है ना, ऑलरेडी हमको पता है ना। लेकिन याद रखना दोस्तों, यहां पर मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं कि अगर आपको नॉर्मली हेयर ग्रोथ कराना है, नॉर्मल हेयर ग्रोथ में C4A3L1 का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको नॉर्मल हेयर ग्रोथ कराना है, C4A3L1 को देते रहिए, है ना, नॉर्मली देते रहिए। मैं इसीलिए जनरल टॉनिक का ऑडियो में क्लियर कट बताया हूं, जनरल टॉनिक D4 में C4 डाल दीजिए, आप देखिए आपका हेयर ग्रोथ होना लग जाएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देते रहिए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, लोकल एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोकल एप्लीकेशन दो तरह से की जाती है ना। एक नॉर्मल प्रोसेस जो नॉर्मली आपकी हेयर को प्रिपेयर करती है, उस हेयर के प्रिपरेशन के लेवल पर आपको जाना है तो आपको दो तरह से जाना है दोस्तों। C5L1 APPG, है ना, या तो आप इस एक्सटर्नल लोशन का उपयोग कीजिए दोस्तों, या फिर आप सीधा न्यूट्रिशन का नजर का मारा है तो आपको कुछ नहीं करना है। S5L2WARE को D4 या फर्स्ट डायल्यूशन पर आप यहां पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति को ये आपको कंटिन्यू करना है ना, कंटिन्यू करना है। लेकिन अगर मान लीजिए एलोपेशिया डेवलप हो चुका है, बहुत ज्यादा रफनेस लिए हुए, है ना, बहुत ज्यादा रफनेस लिए हुए, तो क्या करोगे आप, है ना। इस कंडीशन में थोड़ा सा वेरिएशन कीजिएगा। इस कंडीशन में आपको हमेशा याद रखना है C4L1। याद रखना, जब भी रफनेस लेकर कोई व्यक्ति आता है और उस रफनेस को ठीक करना है तो याद रखना जो व्यक्ति एलोपेशिया में पारंगत होना चाहता है, लाखों रुपए कमाना चाहता है, तो इस पर प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, है ना। C5L1 APPG D4 या फर्स्ट, S5L2WRE D4 या फर्स्ट, C4L1 F1/ APPRE D4 या फर्स्ट। ये सिंपल प्रोसेस के लिए, लेकिन अभी बाल हैं और बहुत ज्यादा रफनेस नजर आ रही है, रफनेस को दूर करना तो इस मेडिसिन का यूज कीजिए। कई लोग डरते हैं, कई लोग इस चीज के लिए डरते हैं, यार आरी लगा दिया तो बीपी बढ़ जाएगा। अरे आरी 200 में बीपी कम कर देते हैं भाई, तो आप 100 ml में क्या कर रहे हो, है ना। आप सीधे D4 या फर्स्ट डायल्यूशन से ले रहे हो, आप थोड़ा सा डायल्यूट करके। तो जो बीपी वाला है उसको फर्स्ट डायल्यूशन दो, जो नॉर्मल व्यक्ति है उसको D4 दो। ये अंतर है, आप करके तो देखो, नहीं बढ़ेगा बीपी। और जब रिजल्ट आएगा तब मुझे बता देना कि यार आपका आरी का डर खत्म हुआ कि नहीं, है ना। लास्ट टाइम मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस प्रकार की बात कर रहे थे, और जब उन्होंने यूज करना चालू करा तो किसी भी व्यक्ति का बीपी नहीं बढ़ा, और सारे लोगों के हेयर आकर गए। ठीक है, इसलिए याद रखने की जरूरत है। उम्मीद करूंगा आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं, जो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है दोस्तों, बॉडी टेम्परेचर। आप, कई लोग समुद्र तल के ऊपर रहते हैं, कई लोग समुद्र तल के नीचे रहते हैं, और हम जैसे लोग बीच में रहते हैं। हार्ट है हम इंडिया के, हम हार्ट के सेंटर में रहते हैं, है ना। तो हमें कोई टेम्परेचर का मालूम ही नहीं पड़ता, है ना। यहां पर अप एंड डाउन जो होता है हमें मालूम नहीं पड़ता, बिकॉज हीट बैलेंस, बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन बॉडी के हीट प्रोडक्शन और बॉडी के हीट लॉस के बीच डिपेंड करता है, कि बॉडी में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है और कितना हीट लॉस हो रहा है ना। इसीलिए याद रखना, हीट गेन और हीट प्रोडक्शन बॉडी के लेवल पर आपको याद रखने की जरूरत है। बहुत नेसेसरी फीडबैक देता है दोस्तों, है ना। आपको ये सीखना पड़ेगा कि भाई नेसेसरी फीडबैक क्या दे रहा है ना। याद रखना दोस्तों, आपकी बॉडी में रेगुलर मेटाबॉलिक प्रोसेस होती
है ना। याद रखना बॉडी में बहुत सारे मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं जो हीट गेन का प्रोडक्शन करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम हीट गेन की बात करते हैं। आप खाना नहीं खाओगे क्या, खाना खाते हो ना, तो हीट प्रोड्यूस होती है ना, है ना। याद रखना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ये पहला कारण बता रहा हूं। फूड स्टफ के मेटाबॉलिक के कारण बॉडी में हीट का मेजर प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, इसे हम मेटाबॉलिज्म की हीट कहते हैं, है ना। आप खाना खाओगे तो हीट बनेगी, भाई खाना बनाते हो तो आप बॉईल करते हो, हीट कैसे निकलती है ना। फेट के मेटाबॉलिज्म के दौरान याद रखना, अगर आपने ज्यादा फेट खाया है मोर हीट प्रोड्यूस होगी। याद रख लेना, आपने जितना ज्यादा फेट खाया ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, यानी फेट के मेटाबॉलिज्म के दौरान लगभग 9 कैलोरीज जो होता है हीट प्रोड्यूस हो रही है ना। यानी 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहे हो आप, 1 लीटर को ऑक्सीजन आपने यूटिलाइज कर लिया जब आपने यहां पर फेट मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करना शुरू किया दोस्तों, है ना। इसी अमाउंट में ऑक्सीजन का मात्रा का उपयोग करें तो कार्बन, मतलब 1 लीटर ऑक्सीजन का उपयोग करोगे तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अमाउंट अगर आप देख रहे हो तो केवल और केवल 4.7 कैलोरीज ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, केवल 4.7, जबकि फेट मेटाबॉलिज्म कितनी हो रही है 9 कैलोरीज। याद रखना 1 लीटर ऑक्सीजन का उपयोग करने के बाद फेट में 9 और 1 लीटर का ऑक्सीजन उपयोग करने के बाद में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे 4.7 कैलोरीज हीट प्रोड्यूस होती है। इसी प्रकार अगर आप प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में जाएंगे तो सबसे कम 4.5 कैलोरी पर लीटर प्रोड्यूस होती है। इसीलिए यहां पर मैंने कहा प्रोटीन पाउडर दीजिए, है ना। प्रोटीन पाउडर में आप C4A3L1 को 1 चम्मच, याद रख लेना, इसको आप डीजल बेस बना दीजिए। 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर में 10 ड्रॉप डालकर आप डेली दिन में 2 टाइम देना शुरू कीजिए, सुबह शाम, केवल 2 टाइम दिए। आप न्यूट्रिशन का बेस दे रहे हो, कोई मेडिसिन नहीं दे रहे हो, है ना। न्यूट्रिशन के भी आप दे रहे हो, ये भी प्रोटीन बढ़ाएगा वो भी प्रोटीन बढ़ाएगा। ये जितना भी हेयर को बनने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए स्काल्प की तरफ जिसकी कमी है वो पूरी कर रहे हो आप दोस्तों, आप पूरी कर दोगे। लीवर वो ऑर्गन होता है जहां पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण सबसे मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होती है, यही चीज मैंने आपको यहां पर भी बताई थी, है ना। मैक्सिमम हीट आपके लीवर पे प्रोड्यूस होती है, इसलिए लीवर को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। और मैं आपको क्लियर कट अंडरस्टैंड और आपको एक वर्ड दे रहा हूं, यदि किसी को कैंसर में मास्टर बनना है, लीवर, इंटेस्टाइन और ब्लड तीनों को डिटॉक्स करना शुरू सीख लीजिए आप, है ना। आप किसी भी शास्त्र को उठा के देख लीजिए, किसी भी शास्त्र को, इवन आयुर्वेद, एलोपैथ, एलोपैथ नहीं कर सकता, यूनानी, इलेक्ट्रोमैपैथ, है ना। आप जितने भी पुराने शास्त्र को देखेंगे सारे के सारे लीवर को डिटॉक्स बनाने में चलते हैं। लीवर जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेस को नॉर्मल करता है, कैंसर जैसी कंडीशन भी बाहर निकल जाएगी दोस्तों, है ना। इसलिए लीवर को डिटॉक्स कीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, लीवर और किडनी को बैलेंस कर दीजिए, यू गॉट ए मिरेकल, है ना। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। मेरे पास एक पेशेंट आया और पेशेंट ने कहा ज्यादा मेडिसिन नहीं चाहिए साहब, ये मेरे पिताजी हैं ज्यादा ले नहीं पाएंगे, पहले ही उन्होंने क्वेश्चन मार्क रख दिया। तो मैंने कहा मैं भी जल्दी ठीक नहीं कर पाऊंगा। बोले हाँ ठीक है आप जैसा भी करो, इनको भूख नहीं लग रही भूख बढ़ाओ। आदमी खाने के लिए पैदा हुआ है दोस्तों, मल्टीविटामिन 1 और मल्टीविटामिन 2 दे दिया, ऑल कैंसर का बूस्टर दे दिया, और चूंकि उसको जो है स्पेशली स्टमक कैंसर था तो मैंने स्टमक कैंसर का प्रोटोकॉल उसको दे दिया, है ना, और रवाना कर दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, 1 महीने बाद आया तो बोले सर आपने क्या दे दिया, हम तो परेशान है, ये दिन भर खाते हैं और दिन भर टॉयलेट करते हैं। मैंने कहा आप ही ने कहा था भूख बढ़ाओ, इतना ब्रिलियंट काम करता है S5C5F1 S6C6RE सिंथेसिस सेकंड प्लस WRE, भूख खोल के रख देता है दोस्तों। यही कारण है वहां पर हमें मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करवाई लीवर के लेवल पर और एनर्जी का लेवल मेंटेन कर लिया। याद रखना दूसरा कारण होता है मस्कुलर एक्टिविटी, है ना। रेस्ट और एक्टिविटी दोनों के दौरान मसल्स में हीट प्रोड्यूस होती है। आप रेस्ट कर रहे हो तब भी और आप एक्टिविटी कर रहे हो तब भी, रेस्ट के दौरान जो मसल टोन के द्वारा हीट प्रोड्यूस होती है, मसल जो स्ट्रेच होती है ना, आप देखो बिल्कुल स्ट्रेच पैरालाइज कंडीशन में होती है ना, उस स्ट्रेच कंडीशन के दौरान हीट प्रोड्यूस हो रही है। जबकि मस्कुलर एक्टिविटी में जो हीट प्रोड्यूस होती है दोस्तों वो हीट ऑफ एक्टिविटी कहलाती है, वो एक्टिविटी के दौरान जो हीट जनरेट होती है वो कहलाती है। लगभग 80% ऑफ हीट एक्टिविटी स्केलेटल मसल्स के द्वारा, आपकी जो स्केलेटल मसल्स है जो बॉडी का स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रही है, आपके मूवमेंट को मेंटेन कर रही है, उसके द्वारा 80% हीट आपके बॉडी से प्रोड्यूस की जाती है दोस्तों, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तीसरा रोल होता है रोल ऑफ हार्मोन्स, थायरोक्सिन और एड्रिनलिन मेटाबॉलिक एक्टिविटी के एक्सेलरेशन के द्वारा हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है दोस्तों। याद रखना
हार्मोन्स क्या करते हैं ग्रोथ के लेवल पर, तो जो थायरोक्सिन हार्मोन T4, याद रखना हाइपोथायराइडिज्म का लेवल पर जो T4 नहीं बनता उसकी बात कर रहा हूं। थायरोक्सिन एडिनेलिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी के एक्सेलरेटिंग के द्वारा हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। यानी हीट अगर ज्यादा बनेगी तो याद रखना एटीपी भी ज्यादा बनेगी, और जब एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो आपकी बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो भी एक्स्ट्रा स्ट्रांग होता है दोस्तों, इसलिए आपको याद रखना है ना। अब आप देखते हो चौथा कारण, रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम इन्वायरमेंट। आपकी बॉडीज के इन्वायरमेंट के लेवल से भी संबंध होता है। यदि वातावरण में हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो तो रेडिएशन के द्वारा भी बॉडी हीट को गुण करती है दोस्तों। ये तब उत्पन्न होता है जब एनवायरमेंट टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के तुलना में हायर होता है। आप गर्मी के दिनों में देखो आपके बॉडी से पसीना बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि आपकी बॉडी का जो हीट है उसको आप रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो वातावरण में, है ना। इसीलिए याद रखना बॉडी टेम्परेचर अगर कम है और वातावरण का टेम्परेचर ज्यादा है, रेडिएशन से हीट प्रोड्यूस हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। इसके विपरीत आप देखते हो ठंड लग रही, ठंड लग के बुखार आता है, क्या होता है दोस्तों, शिवरिंग होती है ना। ये पांचवा कारण है। शिवरिंग का मतलब होता है बॉडी का शेकिंग होना, आदमी बिल्कुल ऐसा कांपने लग जाता है दोस्तों। ये रैपिड इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन आपकी इच्छा से नहीं होता, रैपिड इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन होता है, या कोल्ड के एक्सपोजर के दौरान आप ठंड में भी इसको ऐसे विजिबल कर सकते हो, देख सकते हो। ठंड लग रही है, आप बाहर निकल रहे हो, एकदम आप कांपने लग जाते हो, है ना। उस दौरान क्या मसल्स की ट्विचिंग हो जाती है, और मसल्स के ट्विचिंग के द्वारा हीट प्रोड्यूस होना शुरू होती है दोस्तों। ये शिवरिंग बॉडी में होने वाली जितनी भी कंपनसेटरी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है दोस्तों, जिसके द्वारा इन्वायरमेंटल, है ना, याद रखना, इनॉर्मस हीट प्रोड्यूस करके एनवायरमेंट के टेम्परेचर से आपको बैलेंस किया जाता है। ये शिवरिंग का काम होता है ना। छठा, बच्चों की बात करें, है ना, ब्राउन एडिपोस टिश्यू, दो प्रकार के एडिपोस टिश्यू होते हैं आपके बॉडी में, है ना, व्हाइट एडिपोस टिश्यू और ब्राउन एडिपोस टिश्यू। याद रखना दोस्तों, पहला आपका ब्राउन एडिपोस टिश्यू, दूसरा व्हाइट एडिपोस टिश्यू। ये इनॉर्मस बॉडी हीट को प्रोड्यूस करता है, पर्टिकुलरली इन्फेंट्स में। जो बच्चे होते हैं जिनमें डेवलपमेंट पीरियड में होता है, वहां पर व्हाइट एडिपोस टिश्यू नहीं होता, वहां पर ब्राउन एडिपोस टिश्यू होता है, और ये उस इन्फेंट्स को वातावरण के लेवल पर जो ठंड है उससे बचाता है। अर्थात इन्वायरमेंटल बॉडी हीट को प्रोड्यूस करता है, इनॉर्मस बॉडी हीट को प्रोड्यूस करता है, जो पर्टिकुलरली इन्फेंट्स में टेम्परेचर को मैच करता है ना। ये हीट गेन मैकेनिज्म है 6 प्रकार के, जो मैंने आपको बताया, है ना। अगर किसी को हीट जनरेट होती है, फीवर बड़ा होता है, तो ये 6 लेवल पर काम करके उसकी हीट को रिड्यूस आप कर सकते हो। याद रख लेना, ये मैंने सारी चीज खोल के रख दी है, शॉर्ट में बताया मैंने। इसको अगर मैं बताऊंगा तो 15 दिन में कंप्लीट होता है ना, इसलिए शॉर्ट में बताया, समझ जाइएगा आप। आपके लेवल पर यू आर द बेस्ट, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इज द बेस्ट, बिकॉज इसका जो रूटीन है कॉज करने का, ट्रीटमेंट करने का, बहुत यूनिक है दोस्तों, ठीक है। हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, मैक्सिमम हीट बॉडी से स्किन के माध्यम से लॉस होती है ना। स्मॉल अमाउंट में हीट लॉस रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से, किडनी के माध्यम से और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के माध्यम से भी हीट लॉस होता है ना। जब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर की तुलना में कम हो जाता है, यानी आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, है ना, 103 104 डिग्री फीवर के लेवल पर, है ना, तब क्या होगा, वातावरण का टेम्परेचर तो नॉर्मल है ना, तो बॉडी से हीट का लॉस होगा प्रकृति में, है ना। कई मेथड से होता है, कई मेथड से होता है। सबसे पहला होता है कंडक्शन, है ना। याद रखना दोस्तों, आप कुर्सी पे बैठे हो, है ना, कुर्सी पे बैठे हो, आप बिस्तर पे सो रहे हो, अरे यार मम्मी देखो ये कुर्सी गीली हो गई, ये मेरा अंडरगारमेंट गीला हो गया, बोलते हो ना। 30% हीट बॉडी की सरफेस से अन्य ऑब्जेक्ट के जा रहा, जैसे कि चेयर्स हो गया, बेड्स हो गया, ये कंडक्शन के द्वारा वहां से लॉस कर देगी, है ना, वहां से कंडक्शन के द्वारा आपकी बॉडी से लॉस कर देगी दोस्तों। ये होता है मैकेनिज्म हीट लॉस का। दूसरा होता है रेडिएशन, है ना। 60% हीट प्रोडक्शन के द्वारा लॉस हो जाती है, यानी बॉडी से इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डेवलप होता है बॉडी से, है ना। ये हीट का ट्रांसफर अन्य ऑब्जेक्ट के माध्यम से सराउंडिंग, आपके आसपास की जो एयर होती है वहां पर ये भेज देता है, वहां पर रिलीव कर देता है दोस्तों, है ना। और तीसरा होता है दोस्तों कन्वेक्शन। 15% हीट बॉडी से एयर में कन्वेक्शन के द्वारा लॉस होती है ना। यानी पहले बॉडी को सराउंड करने वाली एयर के माध्यम से हीट कंडक्टर होती है ना, आपके आसपास जो हीट आ रही है उसके द्वारा,
और उसके बाद में एयर करंट के द्वारा कैरिड आउट होती है, जिसको आप कन्वेक्शन कहते हो, है ना। लगातार आप कहते हो ना यार गर्म हवा बहुत चल रही है, अब देखो आपकी बॉडी में गर्मी लग रही है ना, ठंड का समय गर्म हवा कहां चलेगी, है ना। तो ये चीजें होती है, ये कन्वेक्शन कहलाता है, यानी एक करंट के रूप में लगातार आपकी बॉडी से हीट रिड्यूस हो रही है। दूसरा होता है इवोपरेशन, है ना, इनसेंसिबल पर्सपायरेशन। याद रखना दोस्तों, जब आपको हीट बढ़ती है बॉडी में तो हाइपोथैलेमस पसीने की ग्रंथियों को कहता है पसीना बढ़ाओ। जब स्वेटिंग डेवलप होती है, स्वीट से आपकी बॉडी में, पसीने से आपकी बॉडी में वाटर इवोपरेट हो जाता है, हीट लॉस हो जाती है दोस्तों। यानी बॉडी से लगभग 22% ऑफ हीट वाटर को इवोपरेट के माध्यम से लॉस होती है। इसलिए याद रखना, जब भी कोई व्यक्ति कहता है देखो साहब मुझे तो बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो आपको याद रखना है कि इसका हाइपोथैलेमस पे काम करना है, क्योंकि इसके बॉडी में बहुत ज्यादा हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, और हीट का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो मुझे यहां पर नेगेटिव देखकर, वाई का सपोर्ट देकर रिलैक्स करना, माइंड इट, है ना, ये करना है। और यहां पर अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो दोस्तों याद रखना नेगेटिव में जाकर प्रोटोकॉल देना। इसीलिए फीवर में S10 A3 F1 वर1 वाई का प्रयोग नेगेटिव में क्यों किया जाता है 10th डायल्यूशन में, इसीलिए किया जाता है कि नेगेटिव में किया जाएगा तो यहां पर इस पूरी प्रोसेस को बैलेंस किया जाएगा, टेम्परेचर को रिड्यूस किया जाएगा दोस्तों, है ना। यानी पर्सपायरेशन का मतलब क्या होता है, स्वीट का फॉर्मेशन होना, जिससे इवोपरेशन के द्वारा वाटर का लॉस होना होता है दोस्तों, यानी वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा वाटर का लॉस होना है ना, याद रखना। लेकिन इनसेंसिबल पर्सपायरेशन होता है ना। इनसेंसिबल पर्सपायरेशन का मतलब होता है उस पर्सपायरेशन को आप रिफर करते हो जो कहीं ना कहीं, याद रखना दोस्तों, सेंस या परसेंट होता है दोस्तों, यानी पहले से ही उत्पन्न हो जाता है। बॉडी को लगता है हीट प्रोड्यूस हो रही है, हाइपोथैलेमस पहले से कह देता है कि बना दो, है ना। हम इस पर्सपायरेशन के लिए अवेयर नहीं होते, हमें पता ही नहीं है, हमारी बॉडी में इतना पसीना कभी नहीं आया, तो हम इसके लिए पहले से अवेयर हो, है ना। ये पसीना उसी समय आया जब, अब जैसे हार्ट अटैक आता है, पसीना आ गया, किडनी फेलियर होती है, देखो पसीना आ गया, है ना। आपको याद रखना पसीना आ रहा है, इसका मतलब हाइपोथैलेमिक रीजन में कहीं ना कहीं हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस का मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो गया है, उसी के कारण आ रहा है दोस्तों, है ना। इसी से रिलेटेड है दोस्तों कि स्वीट के माध्यम से वाटर का लॉस होता है, इसे इनसेंसिबल पर्सपायरेशन में वाटर का इवोपरेशन लंग्स के माध्यम से भी होता है ना। आप देखो लंग्स वाटर को बाहर निकाल रहा है। यूजुअली जितने भी इनसेंसिबल पर्सपायरेशन होता है लगभग 400 से 600 है ना ml पर डे के हिसाब से होता है, यानी आपकी बॉडी से आपको पता ही नहीं चल रहा, थोड़ा पैमाने में आपकी पूरी बॉडी से, लंग्स से, स्टूल से, है ना, यूरिन से आपकी पूरी बॉडी में लगभग 400 से 600 ml हीट लॉस हो गई दोस्तों, है ना। ये इनसेंसिबल पर्सपायरेशन कहलाता है ना। आपने डॉग्स को देखा है, कुत्तों को देखा है, क्या करते रहते हैं कुत्ते, पैंटिंग करते रहते हैं, है ना। पैंटिंग का मतलब होता है एक रैपिड शेलो ब्रीदिंग, है ना, जिसके साथ में सैलावा की मोर डिबलिंग होती है, सैलावा बाहर निकल जाता है ना। एनिमल्स में देख लो आप, है ना, डॉग्स में कई स्वीट ग्लैंड्स पाई जाती है दोस्तों, है ना। ये हीट लंग्स के वाटर से इवोपरेट के द्वारा लॉस्ट हो रही है, यानी लंग्स के वाटर बहुत ज्यादा यहां पर जा रहा है ना। याद रखना दोस्तों, ऐसी ही प्रोसेस सैलावा के माध्यम से बहुत ज्यादा लॉस होती है, ये पेंटिंग के द्वारा लॉस होती है दोस्तों, यानी यहाँ पर पेंटिंग मैकेनिज्म हो रहा है ना। अगर ये प्रोसेस आपने समझ ली है तो मैं आपको बताता हूं इसको कंट्रोल करना, है ना। थर्मो रेगुलेशन यानी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना एक इलेक्ट्रोमेपैथ डॉक्टर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कैंसर का लेवल हो, फंक्शनल लेवल हो या स्ट्रक्चर। मानसिक तनाव में भी और शारीरिक तनाव में भी, दोनों कंडीशन में आपको बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करना, तो वाटर लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज इन्फ्लामेशन में एक पार्टिसिपेशन टेम्परेचर का भी है। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, आप समझते हो, बॉडी में डिजनरेशन, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, है ना। इसीलिए थर्मो रेगुलेशन बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन के लेवल पर आपको याद रखना है, बॉडी टेम्परेचर हाइपोथैलेमस के द्वारा रेगुलेटेड होता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर के नॉर्मल लेन को सेंड करने का काम हाइपोथैलेमस करता है ना। प्रत्येक सेट पॉइंट जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों, तो याद रखना, आपको याद रखना है आपकी बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल लेवल पर काम कर रही है ना। हाइपोथैलेमस में दो सेंटर होते हैं,
जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। याद रखना, दो सेंटर होते हैं हाइपोथैलेमस में जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, है ना। पहला होता है हीट लॉस सेंटर और दूसरा होता है हीट गेन सेंटर। इन्हीं के तराजू के दोनों पलड़ों में आपकी पूरी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन होता है। जितना टेम्परेचर मेंटेन रखोगे उतनी तेजी से आप हील हो जाओगे दोस्तों, है ना। यानी हीट लॉस सेंटर एंटीरियर हाइपोथैलेमस के प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस में सिचुएटेड होता है। जब हम इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। जब आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे हम अभी, तब मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि प्री ऑप्टिक सेंटर कहां पाया जाता है ना। याद रखना दोस्तों, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हीट सेंसिटिव जो नर्व सेल्स होती है जिसे हम थर्मो रिसेप्टर कहते हैं वो पाए जाते हैं, है ना। आपने कई जगह नाम सुना होगा थर्मोसेप्टर्स, है ना। ये थर्मोसेप्टर, ये प्री ऑप्टिक जो न्यूक्लियस है वहां पर पाए जाते हैं। जो नर्वस हीट सेंसिटिव नर्व सेल्स होती है ना, उसमें ये पाए जाते हैं। जब भी प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस के स्टिमुलेशन के कारण क्यूटेनियस वैसोडाइलेटेशन होता है, यानी आपके स्किन के लेवल पर जो वेसल्स होती है डायलेटेड हो जाती है ना। और वैसोडाइलेटेशन होकर वो क्या करेगी, स्वेटिंग कराती है दोस्तों। याद रख लेना, अगर आपने वहां पर स्टिमुलेट करा दिया आरी लगा के तो यहां पर वैसोडाइलेटेशन हो जाएगा, स्वेटिंग शुरू हो जाएगी दोस्तों। और इस न्यूक्लियस के लीजन या रिमूवल के कारण बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। याद रखना दोस्तों, इस न्यूक्लियस में किसी भी प्रकार का लीजन हुआ, रिमूवल हुआ, इसके कारण बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। माइंड कीजिएगा इस बात को, है ना। इसलिए इसको स्टिमुलेट कर दीजिए, आपके बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो जाएगा। हीट गेन सेंटर, हीट गेन को, हीट प्रोडक्शन को हीट गेन सेंटर कहते हैं दोस्तों, जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस में सिचुएटेड होता है ना। हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस, प्री और पोस्ट। याद रखना, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस के स्टिमुलेशन के कारण शिवरिंग होती है दोस्तों, है ना। इस न्यूक्लियस में लीजन या इनको अगर रिमूव कर दिया जाए किसी कारण से तो देखो बॉडी टेम्परेचर फॉल हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा बॉडी टेम्परेचर इससे ज्यादा बढ़ता ही नहीं। याद रखना, उनमें ये पोस्टीरियर न्यूक्लियस वाला जो सेंटर है अफेक्टेड है। आप आरी को लगा दीजिए बैक साइड में, है ना, केबल अप्लाई कर दीजिए, आप देखिए हीट गेन जो सेंटर होता है वो स्टिमुलेट हो जाएगा और आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं आरी वाई का खेल है, प्रोटोकॉल वही है ना। प्रोटोकॉल वही है। S10 ब्रेन पे भी काम करता है, हाइपोथैलेमस पे भी काम करता है ना। याद रखना, S10 A3 F1 मैं आपको बहुत सारे प्रोटोकॉल्स इससे रिलेटेड बताने वाला हूं, आपको याद रखने की जरूरत है। यदि नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर बिना किसी डिसीज कंडीशन के, बिना एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के अप एंड डाउन हो रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं नॉर्मल फीवर में कुछ मत दीजिए, केवल F1 की ग्लोबल्स दीजिए, केवल F1 के ग्लोबल्स दीजिए। F2W को फोरहेड पर, हथेलियों पर और तलवे में, लीवर पे, हाइपोकोंड्रिक लीजन पर और स्प्लीन पे लगा दीजिए। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना आपको, है ना। लेकिन जैसे जैसे आप आगे देखते हो कि भाई इसको फीवर तो बढ़ रहा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बढ़ रहा है, तो आप सीधे नेगेटिव चले जाइए, नेगेटिव से पॉजिटिव पे आ जाइए, आपका पेशेंट रिकवर हो जाएगा। बिकॉज आप सीधे ब्रेन के इस प्री और पोस्ट ऑप्टिक न्यूक्लियस के लेवल पर जाकर काम कर रहे हो, वहां के हीट गेन और हीट रिड्यूसिंग जो नर्व सेल्स है उसको स्टिमुलेट कर रहे हो, उसको वहां पर रिलैक्स कर रहे हो, और उसी के द्वारा ये सारा फंक्शन आप करा रहे हो, है ना। इसीलिए जब हाई टेम्परेचर होता है वाई का प्रयोग किया जाता है, लो टेम्परेचर होता है हीट गेन कराने के लिए आरी का प्रयोग किया जाता है। माइंड कीजिएगा इस बात को, है ना। याद रखना, यही कारण है जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, आपको याद रखना बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आप लोग क्या करते हो, मॉडर्न साइंस क्या करता है ना। जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है दोस्तों, ब्लड टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है, ब्लड में टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब ब्लड के साथ इंक्रीज टेम्परेचर हाइपोथैलेमस के माध्यम से पास होता है दोस्तों, तो इसके कारण जो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है वो समझ जाता है कि यार यहाँ ब्लड का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है ना। वो हीट लॉस सेंटर में प्रेजेंट जो हो आपके थर्मो रिसेप्टर होते हैं, उन थर्मो रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देता है दोस्तों। और जब हीट लॉस सेंटर टेम्परेचर को 2 मैकेनिज्म के माध्यम से फिर से नॉर्मल कर देता है, वो क्या करेगा, आपके बॉडी में जो हीट है उसको बाहर निकालेगा, यानी प्रोमोशन ऑफ हीट लॉस, वो हीट लॉस को बढ़ा देगा। दूसरा प्रोमोशन ऑफ हीट प्रोडक्शन, है ना, ये हीट प्रोडक्शन को प्रोमोट करेगा, है ना। ये कैसे भाई, दोनों चीज कैसे, याद रखना दोस्तों, प्रोमोशन ऑफ हीट लॉस, यानी जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तब हीट लॉस सेंटर बॉडी से हीट लॉस को वहां पर 2 तरीके से प्रमोट कराएगा। पहला, आप देखो पसीना बढ़ जाएगा, स्वीट के सिक्रेशन के इंक्रीजिंग के द्वारा,
जब स्वीट इंक्रीज होता है दोस्तों, तो हीट के साथ साथ स्किन से बहुत ज्यादा वाटर का लॉस होता है। आपकी स्किन में जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है पसीने से बाहर निकलता है ना। तो यहां पर जो मेटाबॉलिज्म में हीट बन रही थी, इस मेटाबॉलिक वेस्ट को, वाटर को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वहां से बाहर निकाल दिया, है ना। जब पसीना आया और आप हवा के संपर्क में आए, तो ये पसीना पानी की बूंद को लेकर इवोपरेट हो गया, वाष्पीकृत हो गया, और इसने वहां पर हीट लॉस को प्रमोट कर दिया। ये सिंपल मैकेनिज्म है, ठीक है। जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में जो सिंपैथेटिक सेंटर है दोस्तों, उसको इनहिबिट कर दिया जाता है, उसको वहां पर रोक दिया जाता है। यानी याद रखना, इसके कारण क्यूटेनियस वैसोडाइलेटेशन होता है, आपके स्किन में डायलिटेशन हो रहा है, और जब ब्लड फ्लो स्किन के माध्यम से इंक्रीज हो जाएगा, भाई डायलिटेशन होगा तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा दोस्तों, है ना। इसके कारण आप देखो एक्सेस स्वेटिंग फिर होना शुरू हो जाएगी, और इसी एक्सेस स्वेटिंग के माध्यम से हीट लॉस वहां पर इंक्रीज होती है, और इसी के कारण बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है ना। आप कंबल उड़ा देते हो, है ना, गर्मी हो रही है और ऊपर से कंबल उड़ा रहा, तो आप मुझे बताओ हीट लॉस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। आप हीट को गेन कर रहे हो बॉडी में, डिजनरेशन डिस्ट्रक्शन करा रहे हो आप, गलत है ये। आप क्या करते हो, टॉवेल का या ठंडे पानी की पट्टी रखते हो फोरहेड के लेवल पर, आप किस चीज को स्टिमुलेट कर रहे हो? इसी प्रोसेस को स्टिमुलेट कर रहे हो आप, है ना। आप ठंडे पानी की पट्टियां रखना चालू करते हो, इवोप्रेशन, ठंडी हवा लगती है, इवोपरेट होता है, आपकी बॉडी की हीट का लॉस हो जाता है। याद रखना इस चीज को। पुराने लोगों के बाल ऐसे सफेद नहीं हुए, उनका लॉजिक बहुत स्ट्रांग था दोस्तों, है ना। आप हीट प्रोडक्शन को प्रिवेंट भी कर सकते हो। कैसे करोगे? याद रखना, हीट लॉस सेंटर बॉडी में हीट प्रोडक्शन को प्रिवेंट भी करता है दोस्तों, यानी हीट प्रोडक्शन ना हो, उससे साइड इफेक्ट ना हो, है ना। जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है दोस्तों, वो इनहिबिटिंग के द्वारा होता है, जैसे कि शिवरिंग, जैसे कि कैमल, जो केमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो, इसीलिए यहां पर वाई का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। याद रख लेना, आपको रिलैक्स करना है सेंटर को, है ना। जब ऐसी प्रोसेस करोगे तो कैसे करोगे दोस्तों? याद रखना, जब बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है, याद रखने की जरूरत है, जब बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है दोस्तों, तो दो मैकेनिज्म से पुनः नॉर्मल हो जाता है। कौन सा? प्रिवेंशन ऑफ हीट लॉस। आपकी बॉडी में जो हीट बन रही है उसका लॉस रोकना है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर यहां पर कम है ना। प्रोमोशन ऑफ हीट प्रोडक्शन, आपकी बॉडी में हीट को प्रोडक्ट करना है, जितनी तेजी से हीट प्रोड्यूस होगा उतनी तेजी से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, है ना। तो प्रिवेंशन ऑफ हीट लॉस, जब बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेज होता है दोस्तों, तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में जो सिंपैथेटिक सेंटर होता है, उस सिंपैथेटिक सेंटर के कारण होता है ना। यहां पर उल्टा होगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, यानी क्यूटेनियस वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, और इसी के कारण स्किन की तरफ ब्लड फ्लो में डिक्रीज होता है दोस्तों। स्किन की तरफ क्या होगा? ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, और इसीलिए आपकी बॉडी से हीट लॉस प्रिवेंट हो जाएगा, है ना। यहां से हीट लॉस नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। इसीलिए प्रोमोशन ऑफ हीट प्रोडक्शन बहुत काम करता है। हीट प्रोडक्शन दो तरीके से यहां पर नजर आएगा, एक शिवरिंग के द्वारा और एक मेटाबॉलिक, इंक्रीज मेटाबॉलिक रिएक्शन के द्वारा। भाई मेटाबॉलिक में सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है ना। तो याद रखना, जब बॉडी टेम्परेचर आपका लो डाउन हो रहा है, तब हीट गेन सेंटर प्राइमरी मोटर सेंटर को शिवरिंग के लिए स्टिमुलेट करता है ना। वहां पर शिवरिंग शुरू होती है, और जब शिवरिंग अगर स्टिमुलेट होती है दोस्तों, तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में सेंटर सिचुएटेड होता है ना, थर्ड वेंट्रिकल के वाल के पास में से, और शिवरिंग वहां पर शुरू हो जाती है दोस्तों। इसीलिए शिवरिंग के दौरान बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि सीवियर मस्कुलर एक्टिविटी को कॉज करता है। आपकी मस्कुलर एक्टिविटी शिवरिंग के दौरान बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, तो मसल्स की एक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, है ना, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। आप जब रनिंग करते हो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है ना। ये कारण है दोस्तों कि ये टेम्परेचर को वहां पर रेगुलेट करता है, लॉस होने को रोक देता है, इसलिए यहां आरई का उपयोग आपको करना पड़ता है। इंक्रीज मेटाबॉलिक रिएक्शन, है ना। आप हाइपोथैलेमस के लेवल पर, सॉरी, आप हाइपोथायराइडिज्म के लेवल पर और हाइपरथायराइडिज्म को लेवल को उदाहरण मान सकते हो। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो डाउन होती है, एनर्जी नहीं होती, आदमी मोटा हो जाता है, ठंड सहन नहीं कर पाता। और हाइपर में क्या होता है? बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है ना। इसीलिए वहां वाई देते हो, यहां पर आरी देते हो। सबसे बड़ा उदाहरण आपको नजर आएगा दोस्तों, है ना। जब सिंपैथेटिक सेंटर, जो कि हीट गेन सेंटर के द्वारा एक्टिवेटेड होता है दोस्तों, तो एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन का सिक्रेशन किडनी से स्टिमुलेट होता है। याद रखना, किडनी से स्टिमुलेट होता है, और ये हार्मोन पर्टिकुलरली एड्रेनालिन
सेल्यूलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के एक्सेलरेटिंग के द्वारा हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। यानी ये छोटी छोटी सेल्स जो आपकी बॉडी में है, उन सेल्स पर ये एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, खासतौर से एड्रेनलिन की बात कर रहा हूं, उस सेल्यूलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है। और जब सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ गई तो टिश्यू की तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी, ऑर्गन की ऑटोमेटिक बढ़ेगी, सिस्टम की बढ़ेगी, तो आपका हीट मैकेनिज्म रेगुलेट हो जाएगा। दैट इज द मैकेनिज्म, है ना। इसीलिए आपको जब ये बारीकी पता लग रही है तो व्हाई वी आर, आप यही काम आरी को 200 में करवा सकते हो, यही काम करा सकते हो दोनों, है ना, बिकॉज उसमें एकोनाइट मिलता है और एकोनाइट ये वर्क वहां पर बहुत इजीली करता है दोस्तों, है ना, याद रखने की जरूरत है। जब आप बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन करते हो तो याद रखना साइमल्टेनियसली हाइपोथैलेमस, याद रखना दोस्तों, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट करता है, TRH को रिलीज करता है दोस्तों, और इसी के कारण पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रिलीज होता है और इसी के कारण थायराइड से थायरोक्सिन का रिलीज इंक्रीज हो जाता है। और इस कंडीशन में थायरोक्सिन जब रिलीज होता है, थायरोक्सिन बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी को एक्सेलरेट करता है और ये हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। इसीलिए मैंने उदाहरण बताया आपको कि हाइपोथायराइडिज्म में कोल्ड लगेगा, ठंड लगेगा, जब तक T4 नहीं बनेगा। अब आपको पता है हाइपोथायराइडिज्म में T4 नहीं बन रहा है ना, और नहीं बन रहा इसीलिए थायराइड से थायरोक्सिन का आपको रिलीज कराना है, आरई का प्रयोग करना है ना। याद रखना थायरोक्सिन बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी को एक्सेलरेट करेगा, हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। और इसीलिए हाइपोथायराइडिज्म में जो दाढ़ी मूंछों के बाल आ रहे हैं और जो पर्टिकुलर हेयर फॉलिंग हो रहा है, जो कोल्ड हो रहा है, जो ठंड सहन नहीं कर पा रहा, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम है, उसको बढ़ा दोगे आप दोस्तों। इसीलिए याद रखना है केमिकल थर्मोजेनेसिस, ये वो प्रोसेस होती है दोस्तों जो हार्मोन्स के द्वारा आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस होती है दोस्तों, है ना। मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा बॉडी में हीट प्रोडक्शन कराता है। यानी इस दौरान आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड या लोकल हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स यहां पर बहुत तेजी से सिक्रीट होने लगते हैं और उन हार्मोन के सिक्रीट होने के कारण दोस्तों यहां पर बहुत तेजी के साथ में जो कंडीशंस होती है वो एक्टिवेट होती है और कंडीशन एक्टिवेट होने के कारण बॉडी का टेम्परेचर जो होता है नॉर्मल होना शुरू होता है। उम्मीद करूंगा कि आपने इन दो प्रोसेस को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है और इन दोनों प्रोसेस को समझकर आप बहुत सारे प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन कर गए होंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज हम यही समाप्त करते हैं। अगर आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहें कर लीजिए। कल आपका 2 डिसीज रहेगी, एक आपका हाइपर पायरेक्सिया और एक हाइपोपायरेक्सिया, दोनों कंडीशन बताऊंगा, दोनों के ट्रीटमेंट बताऊंगा। ठीक है, हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया, और उसके बाद आपको बताऊंगा कैसे नर्वस सिस्टम और बेस्ट फ्लावर रेमेडी। जी फिरदौस सर। फिरदौस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर रेक्टम जो कैंसर का जो इलाज कर रहे थे तो उसमें जी। जो बताया थे GT4 सुपर भोला 1 भोला 2, तो जी। वो तो मैं वो प्रोसेस से तो मतलब कि नहीं बनाना में थोड़ा मुश्किल हो गया, थोड़ा सा टाइम नहीं मिला। तो अब पेशेंट आ गया था तो मैं उनको क्या करा कि GT4 सुपर का 200 का 1 ml लिया। ठीक है, 1 ml लेने के बाद 100 ml का डिस्टिल वाटर लिया, उसके बाद उसमें डाल करके उसको 200 स्टॉक डाल दिया और डालने के बाद उसको 5 ड्रॉप हर आवरली दिया उसको। जी, देने के बाद एक ही दिन के बाद उसको दर्द कम हो गया सर उसको। बहुत बढ़िया सर। आप सोचो कि हम लोग कितना सही जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे सर। उसका बर्निंग वगैरह था जितना भी कम हो गया, थोड़ा बर्निंग है। हम क्या अभी जी। इंटरनली ऑर्गन से रिलेटेड है तो तुरंत बर्निंग खत्म होगा नहीं ना। तो क्योंकि हाँ। ऊपर से मसल जो डीप कटा हुआ जो था, गड्ढा जो था, वो पूरा जी। बराबर हो गया है, मसल्स ग्रोथ भी आ गया है। बाकी जी। उनको फिर जांच वगैरह कराया तो पहले CRP था उनको 65 था, तो अब जी, जो कल जो जांच करवाए तो CRP मतलब यानी 6 हो गया उसका। बहुत बढ़िया सर, यही तो ई चीज एस है। ESR भी नॉर्मल है, CRP भी नॉर्मल है। WBC उसको 17,000 था, उसको ये 12,000 आ गया है। बहुत बढ़िया सर। सही डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट का रेशियो बहुत जी सर। इंपॉर्टेंट लगता है इलेक्ट्रोमोपैथ के लिए, बाकी कुछ नहीं है। अगर बिल्कुल आप सर। एक होम्योपैथ को देखोगे सर तो होम्योपैथ में सिलेक्शन ऑफ रेमेडी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए आप बिल्कुल देखो बिल्कुल। कुंटल होम्योपैथ डॉक्टर हैं, हजारों, लेकिन उसमें से हजार। करते कितने हैं होम्योपैथ डॉक्टर। यही कंडीशन इलेक्ट्रोमोपैथ की भी है। नॉलेज बिल्कुल है बिल्कुल। नहीं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं गुरुदेव। आप देख लो फिर बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, हाँ एक हाँ हाँ दूसरे की सर। टांग खींचने वाले ज्यादा मिलेंगे, एक दूसरे सही को बात। सपोर्ट करके आगे बढ़ने वाला, गाइड करने वाला नहीं मिलता। आप देख लेना। जी जी जी।
जी और एलोपेशिया में सर सिंथेसिस प्लस C4R बहुत अच्छा काम करता सर उसमें। बिल्कुल करेगा सर। इतना इतना बेस, मैं बहुत जबरदस्त रिजल्ट उसका मिलता है। जी आपने बेस जी। पकड़ लिया सर। हाँ जी, थैंक यू सर। सीधी बात मैंने कहा ना, बेस पकड़ लिया। जी जी ठीक है, बिल्कुल। बहुत थैंक यू बढ़िया। सर। जी डॉक्टर सी कुमार सर। प्रणाम सर। हाँ जी नमस्ते। सर पूछना चाह रहे थे, 100 ग्राम एमएमपी पिल्स बनाएंगे सर, तो कितना एमएल उसमें बेच देंगे सर? सर अब इतना समय से जुड़े हुए, अभी तक इतना ही नहीं आया आपको। नहीं 30 हम। ग्राम पर 30 ड्रॉप, आप कैलकुलेट कर लो उससे। 30 ग्राम पे 30 ड्रॉप डलती है, तो 100 ग्राम पे 100 ड्रॉप डाल लो आप, बहुत होता है। ठीक है, आपको 30 ड्रॉप पहले डालना है, 30 ड्रॉप चौथे दिन, 30 ड्रॉप जो बाकी का बचेगा वो तीसरी बार में आप डाल दो, ये हो गया एमएमपी 100। ठीक है। जी सर, हम कैलकुलेट करे तो 10 ml आ रहा था सर, इसलिए सर। ना ना, एमएल से नहीं जाना, आप ड्रॉप से डालो। अगर क्वालिटी मेंटेन करना है, एमएल से जाओगे तो छोटा बड़ा ड्रॉप होता है। ठीक है, कभी भी एक जैसा ड्रॉप का सिस्टम नहीं आएगा। तो आपके पास एक ड्रॉप का सिस्टम है, वही ड्रॉप यूनिवर्सल यूज कीजिए सबके लिए। ठीक है, वहां पर आप कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। आप ड्रॉप से करिए, और ड्रॉप से डालने का एक मकसद ये होता है कि ऊपर से नीचे जाते जाते बहुत सारी ग्लोबल्स में ऑटोमेटिकली वो एब्जॉर्ब हो जाता है। आपने एमएल डाला तो लिक्विड पूरा, जो उसका जो फोर्स होता है उस फोर्स के साथ नीचे चला जाएगा, पर्टिकुलर ग्लोबल्स उसमें अडॉप्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, और जब आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हो तो ऊपर से अडॉप्ट होते हुए आता है, हाइब्रिड होता है, सेचुरेटेड होता है, उसकी बात अलग रहेगी। आप ट्राई करके देख लेना। ठीक है, एक मेडिसिन ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप बनाओ, एक एमएल से बनाओ, आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। ठीक है। जी सर। जियाउल इस्लाम सर, डॉक्टर जियाउल इस्लाम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर पार्ट टू का टाइम में आप ग्रे हेयर के लिए आप बता रहे थे, आप खुद अप्लाई कर रहे थे, तो हाँ सर थोड़ा सा अगर रिजल्ट तो दिख रहा है सर आपका हेड पे, थोड़ा सा सर अगर हम लोग को भी एक्सपीरियंस थोड़ा सा दे कि चल रहा है कल जब बता से। दूं, कल पूरा ओके डिटेल बता दूंगा मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। देखो मेरी चांद घट गई है, देख सकते हो जी आप, जी बिल्कुल है सर, ना। नजर आ रहा है सर, जो आप उस हाँ टाइम ये, ज्यादा ग्रे हेयर थे, आप बहुत कम हो गए सर आपका भी। मैं तीनों चीज परफॉर्म कर रहा हूँ। हेयर ऑयल भी मैंने खुद के लिए अलग बनाया है, मैं यूज कर रहा हूँ। मेरे लिए 3 मेडिसिन, जैसे अभी सर ने सिंथेसिस C4RE का बताया, मैं ऑलमोस्ट ले रहा हूँ वो। मैं मल्टीविटामिन 2 प्लस C4A3L1 ले रहा हूँ। ठीक है, ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को दूर कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है मुझे। ठीक है, 3 कारण हो गया। और चौथा मैं जो ले रहा हूँ, मैंने आज आपको जो प्रोटोकॉल बताया सेकंड नंबर का, क्योंकि मेरा गाल ब्लैडर रिमूव हुआ है, S5 C5 F1WE D3 में, और C3RE का उपयोग में कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, इनसे ओके मुझे बहुत बेनिफिट। हाँ, ग्रे हेयर के लिए मैं यूज कर रहा हूँ S1 C15 ठीक है, ओके सर। S1 C15 मैं जब हेयर ग्रे का बताऊंगा ना, तो उसमें पूरा डिटेल बताऊंगा आपको। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। जी जी, विजय मोरे सर, डॉक्टर मोरे सर। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते मोरे सर, कैसे हो? बस सर, ठीक है। ठीक जी, हूँ। वो पेशेंट का क्या रिलीफ है? पेशेंट में इम्प्रूवमेंट तो है सर, लेकिन उनका कंसर्न क्या है कि वो रोता बहुत है। सर अब उसका तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते ना, मेंटली है हाँ ना। हाँ हाँ। हाँ आप बरोबर। उसको बस पावर डोज बढ़ाते जाना। मैं मतलब 100% मान के चल रहा हूँ कि 1 साल में जादू हो जाएगा उसमें। ठीक है, हाँ स्पाइनल ऑयल और हेड ऑयल का मेन है उसमें सर, अगर वो आप रेगुलर करा देंगे ना तो बहुत मजा आएगा उस केस में। ठीक है। हाँ हाँ सर, रेगुलर चल रहा है उसको। जी जी। हाँ, और फिर जैसा बहुत रो रहा था, तो शायद मैंने सोचा कि वाई उसको दे दूं कि आप स्मेल। ज्यादा रो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, जनरल टॉनिक B6 बनाओ, C1 वर्वन वाई दे दो आप डाल के। ठीक है, रिलैक्स हो जाएगा वो। ठीक है। चलेगा सर, चलेगा हाँ सर। ठीक है। और सर एक एलोपेशिया, एक 10 इयर्स का बेबी था, लड़का था, तो उसको मैंने ट्रीटमेंट चालू किया था। तो उसके जी बाद में उसका तो हेयर तो आ गया, लेकिन वो दूसरी जगह पे फिर एलोपेशिया डेवलप हुआ। सर, वो मतलब। फंगल होगा, फंगस हाँ। होगा। आप फंगल इन्फेक्शन ड्रॉप दे दो साथ में 10th में, है ओके ना, सर। पीडीएफ में देखना, फंगल इन्फेक्शन ड्रॉप है। मैं हमेशा ऐसे स्पॉटिंग वाले जो दाढ़ी मूछों में जाते हैं या जहाँ स्पॉटिंग होता है, मैं उनको हाँ। हमेशा देता हूँ फंगल इन्फेक्शन ड्रॉप, तुरंत रिजल्ट आता है सर उसका। ठीक है। ओके सर, थैंक यू जी सर। जी जी, अशोक सर, डॉक्टर अशोक सर। नमस्ते सर जी। नमस्ते।
सर एलोपेशिया तो मैंने बहुत ठीक किया कि ऐसे ऐसे पेशेंट ठीक किए कि जो डॉक्टर से 5-5 लाख रुपए लगा के आए सर। आपका तो जो तेल आप जो आरी डालते हो ना, उससे कोई भी रिजल्ट, बल्कि उसमें कोई साइड इफेक्ट तो है ही नहीं सर उसका तो बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया सर, ये हर किसी को नहीं पता है, आपने प्रूव किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो एक सर वो कैंसर वाला पेशेंट था, लीवर कैंसर, उसको ना पेन नहीं ठीक होती, वो आपने बताया था, वो पेन ठीक हो गई। वो उसमें वेरी जो गुड। आप कैंसर केयर पिल्स को बताते हो ना कि एक 181 में एक पिल्स डाल के आधे आधे घंटे तक देना, 2.5 ml, है ना? बिल्कुल तो उससे, बिल्कुल। हाँ हाँ, उससे सर वो ठीक हो गई, पर उसका एक सिस्टम आ रहा है कि वो बहुत ठीक हो गया। उसको जॉन्डिस होने वाला था, 2 महीने हो गए, जॉन्डिस भी नहीं हुआ, वो कुछ भी नहीं बहुत हुआ, पर उसको सिर्फ ना सी, जो एक टेस्ट होता है ना, C190 ऐसे करके, है ना सर, है ना? हाँ सर हाँ। उसकी रेशो ज्यादा आ रही है, उसके लिए क्या करूं? बाकी तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं। गैंग्रेनल फोर्स सुपर, हाँ, वो नेगेटिव में मैं दे चले रहा जाओ, हूँ। बस अच्छा, नेगेटिव में चले जाओ। मैं 200 में मोर दे रहा हूँ, इससे भी ज्यादा नहीं नेगेटिव ना, जाऊं सर? नेगेटिव जाओ, 1000 जाओ, डेली 1000 दो, जैसे रिड्यूस होने लगे फिर नीचे आते चले जाना। ठीक अच्छा है। ठीक है ठीक। सर, जी रिजल्ट तो बोल। बहुत। जी जी, सॉरी सर, मैंने काट दिया। कैलाश मोरे सर, कैलाश मोरे सर, मोरे सर, दीपक सर, डॉक्टर दीपक कुमार सर, जयमेटी सर जी। कमेटी दीपक सर। सर एक मैंने आपको मैसेज भी किया था, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है सर, ब्रेस्ट उसमें फाइब्रो एडिनोमा में। जी। तो भाई के बाहर आ गया सर वो। वेरी आपके गुड। भोला कुलबीर सर से लिया था मैंने। कौन सा? बोला ट्यूमर वाला? जी जी जी, भोला 4। अरे कुलवीर सर तो बदमाश है। बहुत बदमाश, बहुत कुछ सीख के गए मेरे से। बहुत सर मैंने बढ़िया। आपसे बोला भी था कि मुझे चाहिए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, दिया है सर ने। सर एक चीज है, एक आई जी। पेशेंट है मेरे पास, इचिंग बहुत हो रही है, इचिंग कम नहीं हो आँख- पा रही सर। F1C3 आंखों में, दिया, दिया। आंखों में, जी जी। आंखों में एस्ट्रल का 30 दो ना, एस्ट्रल का 30 दो, और उधर A3 वर्बन वाई दो 200 में, देखो आप, और ग्लोबल्स में देना 5-5 ग्लोबल्स, जैसे मैंने बताया 1 ग्राम दे देना। एक 100 ml इसका बनवाओ, एक 100 ml उसका बनवाओ, ये 5 ग्लोबल्स 100 ml में डाल के घुलना है, 10 स्ट्रोक देना है, एक एक चम्मच हर घंटे पे पीने को बोलो आप। अरे 4 दिन बाद पूछ लेना आप ईचिंग का है। ठीक है। ओके सर, ठीक है सर, बहुत थैंक यू। ब्रिलियंट काम कर रही है सर। ठीक है। जी थैंक यू सर। जी। गिरीश सर, डॉक्टर गिरीश सर। नमस्ते सर। नमस्ते गिरीश सर, कैसे हो? बस सर, बस आपका आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद। जी जी सर, गिरीश। सर अभी अभी तो आप स्किन में हम तो काम करने का बड़ा है सर। जी हाँ, हाँ। लेकिन आप बीच में एक बात बताए, ऑल वुंड ड्रॉप सर। हाँ। और वो तो ना इतना शानदार रिजल्ट है सर, हम सोचे भी नहीं थे, इतना शानदार रिजल्ट है सर। थैंक यू सर। आप मुझे ऐसे ही आशीर्वाद देते रहो, मैं ऐसी नहीं चीजें सर, देता रहूंगा आपको। स्किन डिजीज के साथ गैंग्रीनल फुट सुपर है, और इसके साथ में ये दे दिया तो ना जी सर। 20 साल का एक पेशेंट आया था, पाव जी में पूरा एक्सीडेंट हो गया, पूरा मैगेट्स पड़ गया था। जी मैगेट्स पड़ के पूरा सर निकला सर, मैं फुल गैंग्रीनल फुट स्प्रे बना के दिया, और जी इंटरनल भी दिया। और ये जो है ना ऑल जी वुंड क्लियर ड्रॉप, इसके जी साथ में ग्रीन आइट में मिला के दिया सर। जी 80%, सिर्फ 15 दिन में 80% सर। कम से कम वो बहुत। अंदर अंदर कीड़े था ना, पहले जी 10 आया, जी उसके बाद में 16 आया, उसके बाद में 50 से 60 आया, जी उसके बाद में ऐसे कम होते रहे सर। लेकिन जी स्किन ना इतना शानदार काम कर रहा है सर, बहुत बढ़िया सर। सर, ये मैं जैसे संजय सर और सुनील सर क्या महाराष्ट्र जाता हूँ, हाँ वहां पर मैंने बहुत सारे केसेस में हैंडल किया, बहुत सारे केसेस मेरे पर्सनल यूज किया। फिर उसके बाद राकेश संदनानी सर, यश सर से, डॉक्टर सुमेश जी से, मल्लिका मैम से, धनशी मैम से मैंने बहुत डिस्कस किया। उसके बाद ये प्रोटोकॉल हमने यूज किया, और सुमेश जी ने बहुत सारा यूज उनकी वाइफ के लेवल पर भी किया था। तो उस फीडबैक को ध्यान में रख के प्रोटोकॉल बनाया हमने,
और जब उसको यूज करना शुरू किया तो मैं आपको बता दूं, कोई भी कैंसर के लेवल पर इस प्रोटोकॉल को यूज करोगे ना और जबरदस्त आएगा। इसको थोड़ा नेगेटिव ले जाना आप, है ना। 10th डाइल्यूशन 147 से 10th डाइल्यूशन कैंसर के घाव को भी सुखा के साफ कर देगा सर, इतना पावर आ रहा है। ठीक है, मैं अभी 30 डाइल्यूशन तक जा चुका हूं उसमें, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ। जैसे इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आएगा ना, पूरा एक डिस्क्रिप्शन आपको एक दिन बता दूंगा कि कितने डिशेज में ये काम किया है। मैं अभी 27 डिशेज पे कॉन्फिडेंट हो गया हूँ बॉस। 27 डिशेज 100% रिजल्ट है। ठीक है। अच्छा सर, बीच में आप एक बात बोला, तो ये तो पावर बूस्टर, लिम्फ बूस्टर, पावर बूस्टर, जनरल टॉनिक बूस्टर और लिम्फ टॉनिक बूस्टर करके बोला सर, नेचुरल टॉनिक बूस्टर। वो बूस्टर का कॉम्बिनेशन अभी तक हमको नहीं मिला सर। मैं आपको डाल देता हूँ, प्रूफ करो फिर डालना, लोगों को ग्रुप में डाल देना आप। मैं डाल देता हूँ आज शाम तक आपको। ठीक है। अच्छा सर, अच्छा सर, धन्यवाद सर जी, धन्यवाद जी। जय अजय कुमार सर, डॉक्टर अजय कुमार। हाँ सर, नमस्कार। अजय कुमार। हाँ जी अजय सर। सर हमारे पैर में बीछी के डंक जैसा माने हो रहा है, जैसे करंट के झटका जैसा हो रहा है और उसके बाद फिर सही हो जा रहा है। क्या कारण हो सकता है? आप S5C3 आरी लीजिए, है ना, जनरल टॉनिक D6 में या पावर बूस्टर D6 में S5C3 आरी डाल के लीजिए और 5 दिन बाद बताइए मुझे कैसा लगा। जी जी जी। टरबाइन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है आपको। ठीक है जी। अर्जुन सिंह सर, डॉक्टर अर्जुन सिंह सर। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर। जैसे आप RE200 की बात कर रहे थे सर, मैंने तो फिक्स कर दिया है बीपी के पेशेंट में RE200 सिंथेसिस 3WYE सर। उससे इतना मेडिकल रिजल्ट आ रहा है सर मुझे कि पेशेंट जो 10-10 सालों से बीपी की गोली खा रहे थे, उसके बाद भी 180-200 उनका बीपी रहता था, वो भी सर नॉर्मल हो गया। एक पेशेंट तो सर ऐसा था जिसको आईज के अंदर है ना रेडनेस आ गई थी, मेरा ब्लड आ गया था, ब्लड स्पॉट था। तो मैंने ये सोचा था कि भाई इसको फर्स्ट टाइम तो मैं ये दे दूं, नेक्स्ट टाइम इसके ब्लड का ट्रीटमेंट करूंगा, बट सर वो अपने आप ही सबसाइड हो गया इसी ट्रीटमेंट से सर। वेरी गुड सर। आपको मालूम है एकोनाइट का गुण है, ब्लीडिंग जब होती है ना उसको रीअब्जॉर्ब करवा देता है ना। आप जब नेगेटिव में दोगे तो पॉजिटिव में दोगे तो बढ़ा देगा, है ना। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। ये हेड्स ऑफ है सर, ये प्रूवन, मतलब इलेक्ट्रोमेपैथ में एक नया इतिहास रच रहा है सर। जो लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं कि डायल्यूशन होम्योपैथ का, होम्योपैथ की बपूती नहीं है सर डायल्यूशन। ये डायल्यूशन हम इलेक्ट्रोमेपैथ रेमेडी से बना रहे हैं, हम अपने हाथ से बना रहे हैं। ठीक है, हम घर बना रहे हैं। मैंने तो घर बैक पोटेंसी, जंपिंग पोटेंसी से बनाया है और मैं उसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मुझे रिजल्ट मिल रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो मैं आपको क्यों बताता। आज आपने यूज किया, प्रूव किया, इसलिए मैं हेड्स अप बोल रहा हूँ सर। आप करते जाइए। ठीक है। अभी दीपक सर ने कितना बड़ा चीज बोला, फाइब्रो एडिनोमा कभी ठीक नहीं होता, ये मॉडर्न साइंस का कहना है। फाइब्रो एडिनोमा को फोड़ के बाहर कर दो, ऑटोमेटिक ब्रेस्ट रिकवर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और दोबारा कभी नहीं होगा, पहली बार। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। जी थैंक यू सर। जी जी। प्रवीण पाटिल सर, डॉक्टर प्रवीण पाटिल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रवीण सर। सर मैं ये बोल रहा था कि गैंग्रेनल फोर्ड जो अपसेस होता है यार, कीड़े पड़ जाते हैं ना, वहाँ पे गैंग्रेनल फोर्ड D4 से डाल दिया था मैंने। एक 72 ईयर्स की फीमेल पेशेंट थी, बूढ़ी थी, मरने के कगार पर थी। उन्होंने वो कीड़े पड़ गए थे, स्मेल बहुत आ रहा था। उन्होंने फिर बोला कि सर उनको कुछ किया जाए तो कर दो, नहीं तो फिर तो ये तो बहुत गंदगी आ रही है, तो बैठ नहीं पा रहे उनके पास में हम लोग। तो वो एक टेम्पो करके लेके आए थे, उसमें फिर मैं तो वहीं पे टेम्पो में ही डाल दिया गैंग्रेनल फूड D4 से, उसको पूरा गीला कर दिया वो। और गैंग्रेनल फूड D6 उसको पीने के लिए दे दो, भाई ठीक है पीते हो तो पीने दो, नहीं तो फिर तो मरने तो वाली ही है। तो सर 5 दिन में तो कीड़े ही मर गए और 6 महीने जगी सर वो। जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू जी। कुलवीर सर, कुलवीर सर, कुलवीर सर। कुलवीर प्रणाम जी। गुरुजी, एलोपेशिया में जबरदस्त रिजल्ट है। मैं तो एक्सटर्नल जो बालों के लिए भी तेल बनाया, आपने ही बताया था, वो तिल के तेल, और वो
का जो फॉर्मुलेशन थी आपने D4 में बताया था, तो वो था हमारा C4A1L1F1/APP सर इसी तेल को मैं बाल पड़ाने वाले जो लेडीज आती हैं कि बाल ना टूटे, बाल लंबे हो जाए, इसी को मैंने तिल के तेल में बना कर रख रखा। 100 ml 180 रुपए का देता हूँ सर। क्या जबरदस्त रिजल्ट है सर। वो 3-4 बार लगाने से कहते कि बाल टूटने रुक गए। बहुत बढ़िया। जी 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 जी। और जो ये फंगल इन्फेक्शन होता है जगह 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 जगह, तो हेयर स्पॉट लोशन और ये अपना ऑयल दे देते हैं। बाकी जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक, उसी में S5 S3 और C3 डाल के मैं दे देता हूँ। उसी से कंट्रोल हो रहा है सर। बड़ा मजा रिजल्ट आ रहा है, बहुत जबरदस्त। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, शानदार। थैंक जी जी। वंदना कुशवाहा मैम, डॉक्टर वंदना कुशवाहा मैम। वंदना कुशवाहा मैम।